हेलो जी, वेलकम है आपका एक बार फिर से। बहुत 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 स्वागत है हमारी क्लास में। हम आज कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स का सबसे बेसिक और अकाउंट्स का सबसे बेस वाला चैप्टर। नाम है जर्नल एंट्री। नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम है जर्नल एंट्री। ठीक है, हमने अब तक बेसिक किया है जर्नल एंट्री का। मैंने आपको कहा था एक चैप्टर है जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखे हुए हैं। मैं वो चैप्टर, आप 99.99% टीचर उस चैप्टर को इस चैप्टर से पहले करवाते हैं, आपको रूल्स लर्न करवाते हैं और फिर जर्नल एंट्री करवाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था मैं वो चैप्टर आपको करवाऊंगा ही नहीं। करवाऊंगा तो इस चैप्टर के बाद करवाऊंगा, और सिर्फ इसलिए करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। और मेरा कोई पर्पस नहीं मैं आपको एक भी रूल लर्न करवाऊं। मैंने शुरू से क्लास 1 से मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है, और मैं आज भी वही कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल भी मैं एक भी एंट्री आपको लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा, और ना अब तक बोला है। ठीक है, हम इसी हिसाब से क्लास को आगे लेके चलेंगे और फर्दर फिर हम पूरी क्लास को अच्छे से खत्म करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था, मैं एक बार क्विक रिवाइंड कराता हूँ आपको, क्योंकि आपके रिवीजन कराता हूँ जिसने पिछली क्लास ढंग से नहीं भी देखी है। हमने कहा था अकाउंट्स के 4 बच्चे हैं, या हमने कहा था अकाउंट्स के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है असेट, दूसरे बच्चे का नाम है लायबिलिटी। फर्दर इन असेट्स और लायबिलिटी के 2 बच्चे और हैं। असेट्स के बच्चे का नाम है एक्सपेंस और लायबिलिटी के बच्चे का नाम है इनकम। असेट्स और एक्सपेंस जो 2 बाप बेटे हैं, इन दोनों के बैलेंस हैं डेबिट, और लायबिलिटी और इनकम ये 2 बाप बेटे, इन बाप बेटों का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। हमने पढ़ा था असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ऐसे लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस है क्रेडिट, इनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और कम करने के लिए डेबिट करते हैं। बस यही अकाउंट्स है, पूरी अकाउंट्स इतनी है। अगर आपको ये चीज क्लियर है, इनके बैलेंसेस क्लियर है, इनको यूज करना आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अकाउंट्स में। मैं इस बात का चैलेंज दे रहा हूं आपको, किसी भी जगह किसी भी चैप्टर में, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर डबल एंट्री बेस्ड है। आपके अकाउंट्स, जहां तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे, पूरी डबल एंट्री बेस्ड है। अगर आप किसी की जर्नल एंट्री फ्रेम कर पा रहे हो बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी दिक्कत के, तो समझ लो आप अकाउंट्स के बादशाह हो। हमारे टाइम में, आपके टाइम में भी होता होगा, अकाउंट्स के ओलंपियाड होते थे। मुझे बहुत डर लगता था उसमें जाने में, पर जब ये अकाउंटिंग एंट्री के कॉन्सेप्ट समझ आए तो बड़ा मजा आया वो चीजें करके। और मैं आई होप कि आप सब, अगर आप भी जैसे कोविड के टाइम में अगर वो ऑनलाइन होते हैं, तो आप प्लीज़ ये क्लासेस देख के, चाहे आप 11th क्लास के बच्चे हो चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हो, अपने स्कूल से ज़रूर पार्टिसिपेट करो। आई बेट कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने कुछ जर्नल एंट्रीज की थी, कुछ बेसिक वाली एंट्री की थी। आज हम थोड़ी एडवांस एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं एक्सपेंस और इनकम से। अब तक हमने एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री सीखी है। हमने क्या सीखा है कि सपोज कि मैंने किसी को रेंट पे करा, तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं रेंट। रेंट एक खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए इसको हम और डेबिट करते हैं। 2 कैश कर सकते हो या बैंक कर सकते हो। ठीक है, 2000 रुपये। ये तो है नॉर्मल एंट्री। भाई मैंने ये जगह किराए पे ली हुई है और मैं हर महीने की 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को मैं जाता हूं और मैं मकान मालिक को रेंट दे देता हूं, और रेंट जब दे के आता हूं तो अपनी बुक्स में मैं ये एंट्री कर लेता हूं। अब सपोज कहीं मेरे पास, या अब ये मान के चलो कि इस साल, इस महीने मेरे पास पैसे ही नहीं है, इस महीने मेरे पास रेंट पे करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैं मकान मालिक के पास जाऊंगा कि सर ऐसा है, इस बार कोई सेल तो हुई नहीं है, ना कि तो किसी बच्चे ने फीस दी है, ना कहीं से और से पैसे आए हैं। आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप इस महीने का रेंट आप बाद में ले लेना। तो मकान मालिक कहता है कि चलो ठीक है, आप हमेशा रेंट टाइम पे देते हो, तो आप ये रेंट मुझे बाद में दे देना। अब ये क्या हुआ है, हुआ क्या है, जो खर्चा मुझे 30 तारीख को करना था, जो खर्चा मुझे 30 तारीख को करना था, वो मैं 30 तारीख को नहीं कर पाया। 30 तारीख तक वो मेरा एक्सपेंस था। 1 तारीख से 30 तारीख तक वो मेरा एक्सपेंस था। अब जब 30 तारीख खत्म हो गई, अब जब 30 तारीख खत्म हो गई,
तो ये मेरा एक्सपेंस तो मैंने पे करा नहीं, ये मेरी लायबिलिटी बन गई। बहुत ही सुंदरता है अकाउंट्स की, मैं आपको बताऊं, जब एक्सपेंस को पे नहीं करता ना तो एक्सपेंस का पापा कौन है? असेट। वो असेट को छोड़ के ना वो लायबिलिटी के पास चला जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम याद दिलाता हूं जो हमने सीखा था। मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको 50 एंट्री आज करवा दूं और क्वेश्चन करवा के बोल दूं टाटा बाय बाय। मैं एक एंट्री सिखाऊंगा पर अंदर तक घुस के सिखाऊंगा, ठीक है? हमने किया था, ये अकाउंट्स है, इसके दो बेटे किए थे हमने, लायबिलिटीज, इसका बेटा था इनकम, ये फिर हमने किया था असेट्स, इसका बेटा था एक्सपेंस। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है पर समझ लेना। इन दोनों का बैलेंस था क्रेडिट, इन दोनों का बैलेंस था डेबिट। ओके, हमने कहा है कि हम एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, जाना तो क्या चाहिए? अगर ये बेटा पे नहीं हो पा रहा तो अपने पापा के पास जाना चाहिए ना? नहीं। इस डेबिट बैलेंस का आज ये रेंट हमने पे नहीं करा, मैं अब उस वापस एग्जांपल में आ रहा हूं, तो ये एक्सपेंस ना क्या बन जाएगा? मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। भाई रेंट पे करना था, पे नहीं करा तो क्या बन गया? रेंट पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, नाम कुछ भी दे लो। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होती है? रेंट अकाउंट अगर मैं पे कर देता, डेबिट टू बैंक अकाउंट, या कैश कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 2000 रुपए से। अब मैं इसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो रेंट मेरा क्या बन जाएगा? रेंट मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। भाई पे करना था, पे नहीं करा, किसी को खर्चा करना था, खर्चा नहीं करा। समझ रहे हो आप बात? मुझे आज आपको 30 तारीख को आपको पैसे देने थे, मैंने नहीं दिए, वो एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी बन गया है। आज की डेट में वो मेरा एक्सपेंस नहीं रहा, वो मेरी लायबिलिटी बन गया है, वो मेरी देनदारी बन गया है। वो एक्सपेंस से उठ के लायबिलिटी में आ गया है। एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट, डेबिट, खर्चा तो है पर खर्चा बन क्या गया है? ये डेबिट है, ठीक है। टू, अब मुझे इसको लायबिलिटी बनाना है, मुझे इस खर्चे को लायबिलिटी बनाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सर यहां भी डेबिट करा, यहां भी डेबिट करा, फर्क क्या है? फर्क कोई नहीं है, खर्चा तो है, खर्चा आज भी है, पर अब खर्चे से क्या बन जाएगा? 30 तारीख को जब मैंने पेमेंट नहीं करी, ये एंट्री मैं हर महीने की 30 तारीख को करता था, अब 30 को तो मैंने पेमेंट करी नहीं है, तो ये एंट्री तो होगी नहीं। तो एंट्री मेरी क्या होगी? ये एंट्री होगी मेरी अगले महीने की 1 तारीख को। अभी क्या चल रहा है? अभी चलो जो भी महीना चल रहा है, फरवरी ले लो, जनवरी चल रहा है, 1 फरवरी को मेरी ये एंट्री हो गई। खर्चा तो मुझे बुक्स में लेना पड़ेगा, खर्चे की तो मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, पर खर्चा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? खर्चा बन जाएगा लायबिलिटी, तो आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। अकाउंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट। समझ रहे हो? लिख, आउटस्टैंडिंग या पेबल एक ही बात है, लिख कुछ भी सकते हो। आपके बुक में कहीं आउटस्टैंडिंग होगा, कहीं पेबल अकाउंट होगा, एक ही बात है। अब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? रेंट पेबल का मतलब क्या हुआ? आपको रेंट पे करना था बट पे नहीं करा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। सर अगर ये एडवांस में ही पे कर दे तो? अभी तो आप कह रहे हो पे नहीं करा, अगर हम एडवांस में पे कर दे तो इससे जो अगला केस करेंगे हम एडवांस का ही करेंगे। अगर एडवांस में पे कर दे तो क्या एंट्री होगी? ये समझ आया? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। नॉर्मली जब हम रेंट पे करते हैं तो हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसे भी पेमेंट करते हैं। पर इस महीने हमारे पास पैसे नहीं है, हम रेंट पे नहीं कर पाए, तो क्या एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू, एक तरह से ना मैंने इस रेंट को ना इस लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। मैंने इस रेंट के खर्चे को, देखो यहां भी रेंट है और यहां भी रेंट है, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा? आउटस्टैंडिंग। सर ये क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्या एंट्री हुई? यही तो सुंदरता इस अकाउंट्स की। खर्चा है, खर्चा यहां भी है, पर वो क्या हो गया? वो पेबल हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। अब ये इस खर्चे से उठ के ना
ये क्रेडिट हुआ है, लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं तो इसको हमने लायबिलिटी बना दिया, यहां आ गया ये, समझ आया। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर रेंट पेबल अकाउंट। आपको कहीं भी लिखा हो ना कि रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब समझ लो वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, लायबिलिटी है। अब सपोज आपके पास 5 तारीख को पैसे आ गए, 5 फरवरी को आपके पास पैसे आ गए, तो आप क्या करोगे, मैं जा रहा हूं ये पैसे लेके उस मकान मालिक के मुंह पे मार के आऊंगा जो मुझे बोल रहा था कि आपके पास पैसे नहीं, आपने रेंट नहीं दिया। तो एंट्री क्या करूंगा उस दिन, जो मैंने भाई खर्चा तो मैंने अपनी बुक्स में ले लिया, खर्चे को मैंने ट्रांसफर किस में कर दिया, लायबिलिटी में कर दिया। खर्चे को मैंने ट्रांसफर किस में कर दिया, मैंने लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, मैंने लायबिलिटी बना दी। खर्चे को बुक्स में लेके अब मैं दोबारा थोड़ी एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं ये एंट्री कर दूं जो मैं नॉर्मली करता हूं, अगर मैं ये एंट्री कर दूं तो ऐसा नहीं लगता कि रेंट को मैंने यहां भी डेबिट कर दिया और रेंट को अब मैंने फिर से डेबिट कर दिया, तो रेंट को 1 महीने के रेंट को मैंने 2 बार डेबिट कर दिया। होना कितनी बार चाहिए, 1 बार। समझ आ रहा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए और डेबिट, तो खर्चे का डेबिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए मैंने उसको डेबिट कर दिया, मैं अब दोबारा थोड़ी डेबिट करूंगा उसको। खर्चे को मैंने किस में ट्रांसफर करा, मैंने क्या नया बनाया, सर आपने ना, समझ आ गया मैं, आपने ना लायबिलिटी क्रिएट करी रेंट आउटस्टैंडिंग। इसको फिर से लिख देता हूं, बहुत सारा पेन चल गया तो गंदा हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे आपको ये भी मिलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, और शॉर्ट में ओएस भी लिख सकते हो, ठीक है, या रेंट पेबल या पेबल रेंट, कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट में चला गया ये 2000 का अमाउंट। अब आज जब मैं 5 तारीख को उसकी पेमेंट कर रहा हूं, आज जब मैं 5 तारीख को उसकी पेमेंट कर रहा हूं तो क्या एंट्री बन जाएगी, भाई जो ये आपने लायबिलिटी बनाई थी, इस लायबिलिटी को खत्म करोगे ना आज। अब ये लायबिलिटी नहीं रही ना, आपकी देनदारी, आपकी लायबिलिटी बनी थी, आज उस लायबिलिटी को आप पे कर रहे हो। आप कहोगे ले मकान मालिक ये तेरे पैसे पकड़ और आज से तेरी मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं डेबिट किसको करूंगा, यहां पे मैंने लायबिलिटी को जब बनाया था तो क्रेडिट करा था, 2 लिख के ना मैंने इसको क्रेडिट करा था। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, और कम करने के लिए डेबिट। अब मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई ना, तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा, इसी को वापस डेबिट कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करा था डेबिट कर दिया, भाई क्रेडिट करा 2000 से, अब डेबिट कर दिया 2000 से, कैंसिल, 0, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। और पैसे अगर मैंने बैंक से दिए तो बैंक से, वरना कैश से दिए तो कैश से 2000। अल्टीमेटली एंट्री क्या बन गई, अल्टीमेटली एंट्री क्या बन गई, यहां आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट है, यहां आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट है, तो ये क्रेडिट से डेबिट कैंसिल होकर एंट्री क्या बन गया, मैं इसको मर्ज कर दूंगा। ये रेंट उठाया तो रेंट को डेबिट कर दिया, और ये 2 यहां पे कैश था। अच्छा ऐसे है, हाँ इतना आसान है सर, ऐसे था, मतलब ये क्या, ये आपने ये ऐसे सर डेबिट क्रेडिट डेबिट काट भी सकते हो आप। मैं तो आपको एक आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, कॉपी में मत काट देना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। भाई इस क्रेडिट से ये डेबिट कट गया ना, तो एंट्री तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही रह गई। समझ आया। अब हमने क्या सीखा है अभी, हमने सीखा है कि अगर कोई भी एक्सपेंस आपने पे करना था, पे नहीं करा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज आपको सैलरी पे करनी थी, बस अब तो नाम चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आपको सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉइज को 30 तारीख को, बट आपके पास इस मंथ आपकी कोई सेल ही नहीं हुई है और आपके पास पैसे नहीं है। तो अगर आप सैलरी पे करते तो एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सैलरी तो बैंक से ही पेमेंट होती है, कैश में नहीं होती सैलरी, ठीक है। 1 लाख रुपए, आई होप ये दिख रहा हो, इसकी लाइट ना पड़ रही हो, यहां पे 1 लाख लिखा है मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए। बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब आप ये पेमेंट नहीं कर पाए, ये पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो खर्चे को तो आप इसी मंथ डेबिट करोगे। जो खर्चा इस मंथ का है ना, आप खर्चे को तो इसी मंथ डेबिट करोगे। तो क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू क्या आ जाएगा भाई, खर्चा आप पे नहीं कर पाए, खर्चा आप पे नहीं कर पाए। सुन रहे हो आप, ध्यान है आपका क्लास में, बैठे हुए हो बस, क्लास में ध्यान नहीं है ना। सैलरी आप पे नहीं कर पाए तो सैलरी को क्या चला जाएगा, सैलरी लायबिलिटी बन जाएगी। आप इसको सैलरी पेबल लिख सकते हो या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हो, 1 लाख। समझ आ गया? आपने खर्चे को लायबिलिटी में एक तरह से ट्रांसफर कर दिया है, लायबिलिटी आपने क्रिएट कर दी, कुछ भी बोल सकते हो, क्रिएट कर दी, ट्रांसफर कर दी, अच्छा होगा क्रिएट कर दी बोलोगे तो। समझ आ गया? ये एक एंट्री थी। अब आपके पास आपकी सेल हो गई, ये आपको 30 तारीख को आपने ये एंट्री, आप 1 को भी कर सकते हो, 30 को भी कर सकते हो, 1 को कर दी। अब 5 तारीख को फिर से आपके पास पैसे आ गए, तो आप एंट्री क्या कर दोगे भाई, आपने जो लायबिलिटी बनाई थी उसको आप खत्म कर दोगे। बनाने के लिए क्रेडिट करा था, खत्म करने के लिए डेबिट कर दूंगा। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। आज मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूं तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली क्या, यही तो एंट्री हो गई। ये टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, एंट्री हो गई। समझ आया? क्लियर है? ये थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, नाम चेंज करना है आपने, एंट्रियां सेम रहेगी। एंट्री का मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश करी है। क्लियर है? ओके सर। अब हम, ये तो था कि हम पेमेंट नहीं कर पाए, अब हम एक एंट्री करेंगे कि हमने पेमेंट एडवांस में कर दी। क्या बोल रहा हूं मैं, पेमेंट मैंने एडवांस में कर दी, तो क्या एंट्री होगी, खर्चे को आपने पे नहीं करा तो वो क्या बन गया, बताओ सोचो। अगर आप खर्चे को आपने पे नहीं करा तो वो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। अगर आप खर्चे को एडवांस में पे कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। भाई आपने किसी को पैसे देने, आप हर महीने किसी को पैसे देते हो, आप हर महीने किसी को पैसे, आप हर महीने रेंट देते हो। सर आप रेंट ही एग्जांपल क्यों लेते हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है, इससे ज़्यादा जल्दी समझ आता है। रेंट और सैलरी ऐसे एग्जांपल है जो सबको पता है कि क्या होते हैं, हर मंथ होते हैं तो इसलिए है। ठीक है, आप हर मंथ रेंट देते हो, आपने अगले 6 महीने का रेंट आज ही दे दिया, अब अगले 6 महीने तक तो आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा, तो अगले 6 महीने तक का खर्चा आपने आज ही कर दिया, अगले 6 महीने तक का खर्चा आपने आज ही कर दिया, तो आपका एसेट बन गया। जब खर्चा पे नहीं करते तो आपकी वो पे कर देना था, दिया नहीं तो लायबिलिटी बन गई, देना था एडवांस में दे दिया तो एसेट बन गया। समझ आ गया? ये जर्नली किसके केस में होता है, ये जर्नली इंश्योरेंस के केस में होता है। कैसे सर? हमेशा जब भी आप इंश्योरेंस पे करते हो ना तो वो 1 साल का पेमेंट करते हो। कभी भी देख लेना, आपके फादर के, अगर आपके फादर ने आपके LIC की कराई तो LIC हमेशा 1 साल की जाती है। सर हमारी मंथली जाती है, मंथली भी जाती है, बट नॉर्मली केस में इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वो 1 साल का होता है, वो मंथली नहीं होता, आपको 1 टाइम में पेमेंट करनी होती है, तो वहां पे खर्चा एडवांस में चला जाता है। तो जब हमने लायबिलिटी बनाई थी तो क्या एंट्री करी थी, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया था, क्रेडिट कर दिया था। अब जब हमने एडवांस में कर दिया तो एडवांस को क्या बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में, पढ़े लिखे बच्चे हैं हम, कॉमर्स वाले बच्चे हैं हम, क्या सीख रहे हैं हम, अकाउंट्स सीख रहे हैं, तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। जैसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी हमने आउटस्टैंडिंग और पेबल नया वर्ड सीखा, जो लायबिलिटी के लिए था। तो एसेट के लिए ऐसा क्या वर्ड है, ऐसा वर्ड है प्रीपेड। नाम से है ना, प्रीपेड और पोस्ट पेड। पोस्ट पेड यूज नहीं करते बट प्रीपेड यूज करते हैं। प्रीपेड मतलब क्या कि आपने पहले ही पैसे दे दिए, आने वाले आगे वाले खर्चों के लिए आपने पहले ही पैसे दे दिए, एडवांस में दे दिए। मैं करके दिखाता हूं। एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होगी, जब मैंने नाम बता दिया प्रीपेड तो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगी। ये है प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी ले लो, मैंने एक्सपेंस ही लिख दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंस में आप सैलरी ले सकते हो, रेंट ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। डेबिट टू जो भी एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक्सपेंस में सैलरी ले लो, रेंट ले लो, इंश्योरेंस ले लो, जो भी एक्सपेंस अगर वो एडवांस से पे करा तो टू, फिर उसी एक्सपेंस का नाम आ जाएगा।
मैं सपोज इंश्योरेंस लेके चल रहा हूं तो इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, क्लियर है, इंश्योरेंस अकाउंट, बस ये एंट्री है। अब मैं इसको एग्जांपल में डाल के बताऊं तो ऐसे कह सकते हैं कि सपोज आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था, आपका हर महीने का 1,000 रुपये इंश्योरेंस था, 12 महीने का 12,000 रुपये, ठीक है। ये है आपका अप्रैल से लेके मार्च तक का, ओके। अब आपने इसकी पेमेंट करी है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपने 1 जुलाई को, अगली 30 जून, अब आप 1 साल की पेमेंट करोगे तो 1 जुलाई से पेमेंट करोगे तो वो 30 जून तक की करोगे, 30 जून तक की। अब आपकी बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, ओके। तो यानी 31 मार्च को आपने बुक जब आप क्लोज करोगे तो अप्रैल, अगले साल की बात कर रहा हूं, अप्रैल, मई और जून, अगले 3 महीने का खर्चा आपने अभी कर दिया। भाई मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो मार्च तक का खर्चा तो मैंने जुलाई में करा था, वो इसी साल में कवर हो गया। आप इसको हर मंथ भी ट्रीट कर सकते हो जहां पे इंश्योरेंस की पेमेंट मंथली हो रही है, बट नॉर्मली इंश्योरेंस की पेमेंट एनुअली होती है। तो मैंने 1 जुलाई को मैंने अगले 30 जून तक का खर्चा आज कर दिया, तो यानी अगले साल के 3 महीने का खर्चा भी मैंने आज ही कर दिया एडवांस में। तो वो जो खर्चा मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया अगले 3 महीने का, तो वो मेरे लिए प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया। आप हमेशा ना एडवांस को, ना एडवांस और आउटस्टैंडिंग को, हम जो मैं भी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट जो आपके बुक्स में आएंगे ना, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो बात करेगा 31 मार्च की, कि जब ईयर क्लोज हो रहा है, जब हमारी बुक्स बंद हो रही है, जब बुक्स क्लोज हो रही है, तो उस टाइम पे कितनी आउटस्टैंडिंग और कितना प्रीपेड है। ये एंट्रीज हम 31 मार्च को करते हैं बुक्स में, ठीक है, ओके। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, यही एंट्री कर देंगे, इंश्योरेंस है भाई, हमने 12 महीने की पेमेंट होनी थी और 12 महीने की थी, हमने 3 महीने की एक्स्ट्रा कर दी, तो 3 महीने की एक्स्ट्रा कितनी हो गई, अप्रैल, भाई 12, हर महीने की 1,000 रुपये पेमेंट है, तो 3 महीने की कितनी हो गई, 3,000 रुपये, तो ये 3,000 रुपये, अच्छा एग्जाम्पल ही मैंने उसी का लिया हुआ था, वेरी गुड। ये 3,000 रुपये आ गए और यहाँ आ गए। ये एंट्री आपकी 31/3 एवरी ईयर होगी 31 मार्च को। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। ये तो थी एक्सपेंस की बात, कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंस अगर एडवांस होगा। अब बात करेंगे इनकम की, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा करेंगे। भाई जब हम अभी तक हम डेबिट बैलेंस वाले की बात कर रहे थे, अभी हमने क्या करा था भाई, कोई एक्सपेंस पे होना था, पे नहीं हुआ, देना था, दिया नहीं, तो क्या बनाया था, लायबिलिटी। अब कोई इनकम मिलनी थी, मिली नहीं, अभी तक मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट हूं। आप अगर ये क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको एक्सपेंस देना था, दिया नहीं, तो क्या बन गया, लायबिलिटी बन गई। एक्सपेंस देना था, एडवांस में दे दिया, तो क्या बन गया, एसेट बन गया। नहीं दिया, अब दिया में आगे आता है पीछे आता है, इंग्लिश में लिखते हैं, तुम तो सब व्हाट्सएप वाले बच्चे हो। नहीं दिया, ठीक है। और यहां पे क्या था, एडवांस में दे दिया। सर क्या कोई एडवांस में पेमेंट करता है? इंश्योरेंस के केस में कंपलसरी एडवांस पेमेंट हो जाती है, क्योंकि 1 साल की पेमेंट होती है। ये तो थी एक्सपेंस की बात। अब मैं बात करता हूं लायबिलिटी की, इसी में समझाऊं, यहां बनाता हूं, या चलो इसी में समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। ये तो हमने करा एक्सपेंस के केस में, एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा था, डेबिट बैलेंस। अब मैं बात करूंगा इनकम की। कोई इनकम मिलनी थी, कोई इनकम मिलनी थी पर मिली नहीं, तो क्या बन गया, एसेट बन गया। नहीं मिला। और कोई इनकम मिलनी थी पर वो एडवांस में मिल गई। सर कंफ्यूज हो गए, क्या कर रहे हो, आराम से बताओ। भाई एक्सपेंस की बात करी, कोई एक्सपेंस देना था, दिया नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, तो लायबिलिटी बन गई। कोई एक्सपेंस देना था पर एडवांस में दे दिया, तो एसेट बन गया, ठीक है। सेम उसी तरह से कोई इनकम मिलनी थी, मिली नहीं, कोई इनकम मिलनी थी, मिली नहीं, तो क्या बन गया, एसेट बन गया। कोई इनकम मिलनी थी पर एडवांस में मिल गई,
एडवांस में मिल गई, ओके तो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। सो सिंपल, ये सुंदरता इस अकाउंट्स की। सर आप बार बार सुंदर सुंदर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अकाउंट्स है इतने सुंदर। ओके ओके, एंट्रीज क्या बनेंगी, अगर जो बच्चे एंट्री कर देगा ना मैं उसको 10 रुपए दूंगा अभी के अभी। कर सकते हो आप, हंसते ही रहते हो बैठ के, एंट्री नहीं करते कभी, है ना। करो, ट्राई करो, फिर मैं आपको 10 रुपए दूंगा। हंस रहे हो बैठ के। चलो जी, एंट्री ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा ये क्यों मिटाया मैंने, एडवांस मिलती है तो लायबिलिटी बनती है, एडवांस में मिल गई, ओके ठीक है जी। अब एक्सपेंस बनाना है इनकम को। सर ऐसा कब होता है कि जब इनकम मिलनी और मिले ना, या इनकम मिलनी और एडवांस में मिल जाए। आप जो खर्चा सोच रहे हो ना, जो आप खर्चा सोच रहे हो, आप उसको इनकम सोच लो। अब आपको रेंट देना था, आपने मुझे देना था, आपने नहीं दिया, आपके लिए तो वो रेंट आउटस्टैंडिंग बन गया, पर वो मेरे लिए क्या बन गया, भाई मुझे इनकम मिलनी थी ना पर मिली नहीं, तो मेरे लिए तो ऐसे, जो आपकी लायबिलिटी होगी वो मेरा एसेट होगा, जो मेरा एसेट होगा वो आपकी लायबिलिटी होगी, जो आपका एक्सपेंस होगा वो मेरी इनकम होगी, जो मेरी इनकम होगी हमेशा उल्टा होगा। दो लोगों के केस में सोच के चलो, अगर आप मुझे 30 तारीख को रेंट आके पे करते तो आपने दे दिया, बात खत्म हो गई। आप, मेरा एक्सपेंस, मेरी इनकम थी, आपका एक्सपेंस था, आपने अपनी बुक्स में एंट्री करी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करी होगी अपने बुक्स में। मैं एंट्री क्या करूंगा अपने बुक्स में, मेरे पास तो पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। समझ आया, आपका एक्सपेंस मेरी इनकम, आपकी लायबिलिटी मेरा एसेट, मेरा एसेट आपकी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी आपका एसेट, हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, अब सेम इसी केस में होगा। मैं ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप किसी भी टीचर के क्लास देख लेना, बुक देख लेना, इतना जो मैं इतना वो डाल रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, आपको बाद में दिक्कत ना आए इन चीजों में। ठीक है, फिर से करते हैं एक बारी। अब मुझे इनकम मिलनी थी पर मिली नहीं, अब मेरा रेंट रिसीवेबल था बट रिसीव नहीं हुआ, तो एक वर्ड आता है अकाउंट्स में जो यूज करते हैं, जैसे अभी आपने आउटस्टैंडिंग सीखा, प्रीपेड सीखा, तो उसको बोलते हैं एक्रूड। क्या बोलते हैं, एक्रूड। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट इनकम, या जो भी इनकम है। सर ये नॉर्मली किस केस में होता है, ये नॉर्मली होता है एफडीआर के केस में, या जो बैंक में जो वो होते हैं ना इंटरेस्ट होते हैं, या बैंक में जो आपकी एफडी होते हैं उनके केस में होता है। अब सपोज कि आपने कोई एफडी करवाई, आपने एफडी कराई 30 जून को, 30 जून को 2020 में एंट्री कराई, 1 साल की एफडी कराई। अब आपको उसका इंटरेस्ट कब मिलेगा, 30 जून को मिलेगा, अगली 30 जून को 2021 में। क्लियर है ये बात, ओके है, क्योंकि 1 साल की आपने एफडी कराई तो 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। बट आप जब अपने बुक्स क्लोज कर रहे हो 31 मार्च 2021 को, 2021 को, भाई आपके हिसाब से 9 मंथ का जो हो गया, 9 मंथ्स का तो आपका इंटरेस्ट बुक होना चाहिए, 9 मंथ का इंटरेस्ट तो बुक होना चाहिए। 3 मंथ का आपको मिला नहीं है, बट आपको ये तो श्योरिटी आपको पैसे मिलेंगे, पर आपको मिला नहीं है अभी, तो अपनी बुक्स में क्या 31 मार्च को एंट्री करोगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब सपोज 12,000 इंटरेस्ट है, हर महीने का 1,000 है, तो 3,000 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, या एक्रूड हो गया। इनकम के केस में एक्रूड वर्ड यूज करते हैं, और एक्सपेंस के केस में आउटस्टैंडिंग करते हैं, अदरवाइज ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्रूड लिखो, पर इनकम के केस में नॉर्मली अकाउंट्स में एक्रूड यूज करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया, ये तो मेरा एसेट है, ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा ये। ओके ओके, अब मैं बात करूंगा एडवांस में मिल गया, ये तो था मिला नहीं, मिलना है पर मिला नहीं, तो क्या एंट्री है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम होगी इनकम का नाम लिखना है, जैसे मैंने इंटरेस्ट इनकम लिख दिया। ठीक है, ओके, मैं पानी पी लूं एक बारी। अब बात करते हैं वापस से, अभी तो हमने क्या करा था कि हमें मिलनी थी, मिली नहीं, तो एक्रूड बन गया, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब बात करेंगे कि मिलना था
मैं कंफ्यूज हो गया। अभी तक हमने इसको इनकम हमें मिलनी थी पर मिली नहीं, और अब क्या बात करेंगे, इनकम हमें मिलनी थी पर एडवांस में मिल गई। इनकम हमें मिलनी थी पर एडवांस में मिल गई, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बहुत सिंपल है, ये क्या बन जाएगी? अभी हमने एसेट बनाया था और अभी लायबिलिटी बन जाएगी। तो कोई भी इनकम होगी ना, तो लायबिलिटी बनाने के लिए टू, मैं रेंट ले लेता हूं, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ऊपर रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। जो भी इनकम होगी, जैसे इसमें अगर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट रिसीवेबल या रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखते हो सर, कितनी गंदी हैंड राइटिंग है आपकी, क्या करें, ऐसी है। मैं पढ़ के बता देता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस अकाउंट। ओके, ये बच्चा हंस रहा है यहाँ बैठ के, और कुछ नहीं आता इसको। सपोज आपको कोई रेंट मिलना था और वो आपको एडवांस में मिल गया, तो जितना एडवांस में मिल गया उसके अमाउंट इधर आ जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, इतना एडवांस हो गया, इतना ये हो गया। एंट्री समझ आनी चाहिए। ये इनकम है, अब मैंने इनकम को डेबिट क्यों करा, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, ये थोड़ा साफ लिखा हुआ है मैंने। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एंट्री मत रटना, बात ही खराब हो गया। रेंट रिसीव्ड को मैंने डेबिट क्यों करा? रेंट रिसीव मेरी इनकम है। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। पर क्या ये इनकम मुझे मिलनी थी अभी? ये इनकम अभी की इनकम नहीं है, मुझे अगले 3 महीने का रेंट आज मिल गया। ये रेंट अभी का नहीं है, ये रेंट तो आगे का है। तो रेंट रिसीव्ड को मैंने डेबिट कर दिया। भाई ये मेरी इनकम अभी की इनकम नहीं है, बाद की इनकम है, और मैंने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया? टू लायबिलिटी। ये मेरी इनकम तो आज की है ही नहीं, ये तो मेरी लायबिलिटी बन गई। क्या पता वो कल को खाली कर जाए, मुझे रेंट वापस करना पड़ जाए। समझ आया? क्या पता है वो कल को खाली कर जाए, मुझे रेंट वापस करना पड़े। जब रेंट एक्चुअल में, जब इसका सपोज कि मैंने अगले अप्रैल, मई और जून का रेंट एडवांस में रिसीव कर दिया, अप्रैल में जून का रेंट एडवांस में रिसीव कर दिया, पर जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी? जो ये मैंने ये बनाया है ना, इसको मैं डेबिट कर दूंगा और टू उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? जैसे एक्सपेंस का था उसका उल्टा करना और कुछ नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। ओके ओके सर, ये तो हो गया एक्सपेंस और इनकम की बात। ये क्यों मिटा दिया? अब 1-2 एंट्री और सिखा देता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज, फिर आप आराम से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक डेप्रिसिएशन होता है। एक डेप्रिसिएशन होता है सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का आपका एक ना अलग से चैप्टर है पूरा। डेप्रिसिएशन का आपका अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा। आपकी बुक में आप जाके इंडेक्स में जाके देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो होता क्या है डेप्रिसिएशन में आपको बताता हूं। जैसे कि कोई भी आप असेट परचेज करते हो, आपने सपोज मशीन खरीदी, आपने घर का फैन खरीदा या फ्रिज खरीदा, कुछ भी खरीदा, ठीक है। क्या होता है वो साल दर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। आप अपना मोबाइल फ़ोन ही ले लो, जैसे मेरा फ़ोन कहाँ है पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन ले लो। आज मैं अपना मोबाइल फ़ोन 1 लाख रुपए का खरीद के लाया। सर कौन सा फ़ोन लाया? मैं एप्पल लाया हूँ। एप्पल लाया हूँ 1 लाख का, मैं 1 लाख का एप्पल लेके आया। ओके, अब जब आज मैं इसको लेके आया हूँ, तो जब मैं अगले साल इसको अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो इसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या? कोई मुझे 1 लाख दे देगा इसको वापस? नहीं सर, कोई नहीं देगा। कितने देगा सर? 80,000 देंगे। नहीं सर 70, नहीं सर 60। तो जो आप ये वैल्यू कम कर रहे हो क्या है? ये वैल्यू आपने जो इसकी कम कर दी है क्या है? ये डेप्रिसिएशन है। आप तो कुछ भी रेट लगा दोगे, पर अकाउंट्स में ना डेप्रिसिएशन के रेट फिक्स होते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस रेट से वैल्यू कम हो रही है। सपोज आज आप एक मशीन या अपना मोबाइल फोन खरीद के लाए, एप्पल लेके आए आप, सेब नहीं बात कर रहा, कैसे बनता है वो, जरा सा खा भी लेता है उसमें से वो, पता नहीं, मेरी तो ड्राइंग ही बहुत गंदी है। यहाँ से काट देता ना उसको। एप्पल लेके आए तो एप्पल अकाउंट
छोड़ो ना, आईफोन लिखते हैं। आईफोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख का। ओके, बीइंग आईफोन परचेज। ये एंट्री क्यों करी, कोई बताएगा? अरे सर पता है यार, आईफोन लाए हैं, आईफोन इज एसेट, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, बैंक हमारा कम हो गया तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, आगे बढ़ो सर। ठीक है, अब क्या हो गया, आपके बुक में ना एक एंट्री लिखी होगी कि इस एप्पल फोन पे, इस आईफोन पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है। भाई आपको क्वेश्चन बताएगा, ये हमेशा लिखा होगा कि इस पे 10% से डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आईफोन। अब मैंने कहा 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 10% किसका लेंगे, वैल्यू का। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। अब अगर मैं एक बात करूं तो मैं आईफोन लेके आया 1 लाख का, बुक्स में कैसे फिगर चलती है, यहां पे मैंने इसको डेबिट करा, ठीक है, मैंने इसको डेबिट करा। अब एट द ईयर एंड, ये एंट्री ना हमेशा मैं 31 मार्च को ही करता हूं, हमेशा 31 मार्च को डेप्रिसिएशन बुक होता है। क्रेडिट करा मैंने आईफोन को 10,000 से, तो यानी अब 31 मार्च को जब ये मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दी, मैंने आईफोन को क्रेडिट कर दिया ना, या डेबिट करा या क्रेडिट कर दिया, तो 1 लाख से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, तो 90,000 का रह गया। तो 31 मार्च को मेरी बुक्स में आईफोन की वैल्यू रह जाएगी 90,000 रुपए। क्लियर है? अगले साल फिर से इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ये सपोज 20 था, अब मैं 21 में लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन डैप अकाउंट, डैप बोल दो, डेप्रिसिएशन बोल दो, एक ही बात है, टू आईफोन 10,000। अब इसमें 2 मेथड फॉलो होते हैं, वो डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर 2 मेथड कौन कौन से, थोड़ा सा सुन लो, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। 2 मेथड, एक तो WDV है और एक SLM है। SLM बोलता है वैल्यू पे लगाते रहो, 1 लाख पे, हमें हर साल 1 लाख का 10% कम करते रहो। और WDV बोलता है रिटर्न डाउन वैल्यू, कि जो वैल्यू बचती है उस पे लगाओ। अब यहाँ पे 90,000 वैल्यू बच गई, तो 90,000 का 10% 9,000 लगाओ। पर आपके क्वेश्चन में हमेशा, अभी जब जनरल एंट्री कर रहे हो, बेसिक पढ़ रहे हो, तो आपके क्वेश्चन में SLM ही होगा। SLM आसान भी है, आंख बंद करो, 10,000 हर बार लगाते रहो। अगली ये 20 को करी थी, ये 21 को कर दी, ओहो 10,000, ये आ गया 80,000 का फ़ोन रह गया। हर साल एंट्री पास। सर 10 साल बाद जब वैल्यू ख़त्म कर दोगे उसके बाद फिर एंट्री नहीं होगी, फिर आपके वो 10 साल तो फ़ोन चलता ही नहीं है। किसके फ़ोन 10 साल फ़ोन, 2, 3, 4 साल फ़ोन चलता है, या कोई और भी मशीनरी। अगर फिर उसके बाद भी अगर सारा डेप्रेशन करने के बाद भी खत्म हो, तो फिर उसी वैल्यू से, 0 वैल्यू से बुक्स में कैरी करता रहता है। ओके, ठीक है जी, ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी आपकी आज की क्लास की, और कुछ फर्दर एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एडवांस एंट्री करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे। इस चैप्टर पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, मेरा फेवरेट चैप्टर है, और यकीन मानो मेरी बात का, जो आपका अगर कोई बड़ा भाई बड़ी बहन कोई 12th या फिर उससे बड़ी क्लास में है, आप उनसे पूछना कि आपकी जर्नल एंट्री कैसी है। अगर वो ये चीज़ें आपको समझा पा रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ें पता हैं कि ऐसे ऐसे एंट्री ड्राफ्ट होती है, ऐसे ऐसे एंट्री बनती है, तो समझ लो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और अगर वो एंट्री रट रहे हैं ना, तो उनको बोलो कि आप छोड़ दो, हम आपको सिखाते हैं। और नहीं आती उनको समझ में, तो बोलो हमारे सर जिस हम सर जिससे पढ़ते हैं, आप उनकी क्लास देख लो, समझ आ जाएगा। थोड़ा मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा आपके बहाने, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, और भी बच्चे देखेंगे, और भी मैं थोड़ा सा वो हो जाऊँगा। ओके, आई होप क्लास क्लियर समझ आई होगी आपको, बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश तो करी है कि शायद आपको समझ आए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अब इसका फर्दर करेंगे, इसको फर्दर आगे कुछ एडवांस एंट्री सीखेंगे, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब। कोविड का टाइम चल रहा है, फिर से केसेस बढ़ने लग गए। मैं देख रहा था कल 45,000 केसेस आए हैं, तो ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। और स्कूल की तब ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्कूल जाओ, नहीं है तो आप अब तो सब वर्क फ्रॉम होम करें, आप स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।